हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और उम्मीद कर रहा हूं कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो सीबीएसई 2026 ऑफिशियल सैंपल पेपर आपका आया है, मैथमेटिक्स का, सभी सब्जेक्ट्स का आया है। सो मैं सोच रहा था मैंने आपको सॉल्यूशन दूं, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि यार अभी तो आपने पूरा का पूरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया, तो फिर सॉल्यूशन आप कैसे यूज़ करोगे। सो मैंने इसका दिमाग लगा के मैंने इसको इस हिसाब से तैयार किया कि आप इसको हाफ ईयरली में इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने पूरे सैंपल पेपर में से चैप्टर वाइज, मतलब चैप्टर 1 के अंदर जो क्वेश्चंस थे, राइट, चैप्टर 2 के जो क्वेश्चंस थे उस सैंपल पेपर में, चैप्टर 3 के जो क्वेश्चंस थे, चैप्टर 4 के, 5 के, 6 के, उन क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट करके, राइट, तो चैप्टर वाइज सॉल्यूशन डेवलप किया है। तो आप किसी भी चैप्टर को जब कंप्लीट कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, राइट, उसके बाद इन क्वेश्चंस को रेफर कर सकते हैं, या फिर पूरी बुक 1 कंप्लीट करके भी ये सैंपल पेपर सॉल्यूशन चैप्टर वाइज फॉर द बुक 1 भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस के साथ। ठीक है, एक ही क्वेश्चन पूछा गया है 4 मार्क्स का, राइट, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने आपको सैंपल पेपर एनालिसिस के अंदर भी बताया था कि यार ये क्वेश्चन ना सुपर इजी है लेकिन सुपर कंफ्यूजिंग है, मतलब एकदम से समझ में नहीं आता है, राइट। तो मैं आपको समझा के चलता हूँ। ठीक है, देखिए उसने क्वेश्चन में क्या बोला है सर, उसने बोला है कि सिटीज ट्रैफिक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इज प्लानिंग टू ऑप्टिमाइज ट्रैफिक फ्लो बाय एनालाइजिंग द कनेक्टिविटी बिटवीन वेरियस ट्रैफिक सिग्नल्स। द सिटी हैज 5 मेजर स्पॉट्स लेबल्ड ABCDE। ये कोई शहर है सर, राइट, और इस शहर में लगभग आप मान लो 5 चौराहे हैं, वहीं पे ट्रैफिक सिग्नल्स की लाइट लगी रहती हैं, तो कुछ 5 चौराहे हैं, राइट, ABCDE। ठीक है, सो वो ट्रैफिक फ्लो का मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं और उसको समझना भी चाह रहे हैं कि कहाँ से कहाँ ट्रैवल हो रहा है, मतलब A स्पॉट से B स्पॉट पे कौन लोग मतलब जा रहा है, A से C पे कितने लोग जा रहे हैं, A से D पे कितने लोग जा रहे हैं, A से E पे कितने लोग जा रहे हैं, राइट है क्या। ठीक है, सो कह रहे कि भैया द सिटीज ट्रैफिक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इज प्लानिंग टू ऑप्टिमाइज द ट्रैफिक बाय एनालाइजिंग द कनेक्टिविटी बिटवीन द वेरियस ट्रैफिक सिग्नल्स। द सिटी हैज 5 मेजर स्पॉट्स ABCDE। The department has collected the following data regarding one-way traffic flow between the spots। अब उन्होंने देखा कि यार लोग जनरली कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, तो जनरली उन्होंने देखा कि लोग A से B पे जा रहे हैं, राइट, A से, ये A है तो A से B के पास जा रहे हैं, A से C पे जा रहे हैं, राइट, A से D पे जा रहे हैं, राइट, फिर B से C पे जा रहे हैं, है ना, ये वन वे ट्रैफिक है। B से E पे जा रहे हैं, है ना, E कहाँ है हमारा, ये रहा, B से E पे जा रहे हैं, C से E पे जा रहे हैं, तो यानी कि C से भी E पे जा रहे हैं, फिर राइट, एंड देन D से E पे जा रहे हैं, D से E पे जा रहे हैं, एंड D से C पे जा रहे हैं ना, सो D से C पे जा रहे हैं। सो इस तरीके से इन्होंने ट्रैफिक का पूरा डेटा दिया है। कह रहा द डिपार्टमेंट वांट्स टू रिप्रेजेंट एनालाइज दिस डेटा यूजिंग रिलेशन एंड फंक्शन। कह रहा डिपार्टमेंट इस डेटा को यूजिंग रिलेशन एंड फंक्शन एनालाइज करना चाह रहा है और रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। यूज द गिवन डेटा टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब जैसे ही बच्चा पहला क्वेश्चन पढ़ता है, कह रहा है इज द ट्रैफिक फ्लो रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव पता करने के लिए ना बच्चों, सबसे पहला डेटा जो है इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन होना चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन आना चाहिए। सो हमने यहाँ पे देखा भैया, हमने क्या देखा भैया यहाँ पे कि यार रिलेशन की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो देखिए ये हमारा ABCDE ये एक सेट है और इस सेट पे हमने एक रिलेशन बनाया, और रिलेशन क्या है, हम जो ट्रैफिक फ्लो है उसको एज एन ऑर्डर्ड पेयर आप शो कर सकते हो, है ना। तो A से B पे जा रहा है, A से C पे जा रहा है, A से D पे जा रहा है, तो इस बात का रिलेशन हो गया कि भैया A से B पे जा रहा है तो AB का रिलेशन हो गया, A से C पे जा रहा है, A से D पे जा रहा है, तो इनका रिलेशन हो गया, राइट। ये सारे हमने एज एन ऑर्डर्ड पेयर शो कर दिए। फिर B का C से जा रहा है ना, B C पे जा रहा है, B से E पे जा रहा है, राइट, एंड C से E पे जा रहा है, राइट, C से E पे जा रहा है, राइट, एंड D से E पे जा रहा है, राइट, D से E पे जा रहा है, राइट, एंड D से C पे जा रहा है, ठीक है, D से C पे जा रहा है, राइट। तो ये हमने एज ऑफ इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन हमने लिख दिया सर। अब बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है, तो क्योंकि किसी भी एलिमेंट का खुद से रिलेशन नहीं है, AA नहीं है, BB नहीं है, CC नहीं है, DD नहीं है, EE नहीं है, तो यानी कि ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। तो हमने आपको पढ़ाते समय भी बता रखा है ना, राइट, इवन इन द वन शॉट्स के अंदर हमने एक्सरसाइज सॉल्यूशंस के अंदर हमने बता रखा है कि भाई अगर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तो हम सिर्फ एक सिंपल आपको एग्जाम्पल देंगे ना। सो हम कहेंगे कि भाई क्लियरली
क्लियरली, राइट। हम कहेंगे कि इसके अंदर ए नहीं है, तो एक एग्जाम्पल काफ़ी है। ए नहीं है, राइट, बिलोंग्स टू आर एंड हैंस नॉट रिफ्लेक्सिव, राइट, हैंस नॉट रिफ्लेक्सिव। तो उसने कहा ना कि भैया रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, जस्टिफाई करिए, तो हमने जस्टिफाई करके पूरा का पूरा बता दिया है। क्लियर है क्या? जल्दी से बता दो सर, है ना, वंडरफुल। फिर वो कह रहा है इज द ट्रैफिक फ्लो ट्रांजिटिव, क्या ट्रैफिक फ्लो ट्रांजिटिव है? तो ठीक है, अब ट्रांजिटिव देखने के लिए भैया मेरे को यहीं पे आना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं यहीं पे जज करके ट्रांजिटिव देख लगता हूँ, ठीक है। सो अब जरा स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, मेरे पास जरा सी जगह है, ठीक है, और यहीं पे मुझे काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि यार ट्रांजिटिव है क्या? तो देखो मेरे को ना एक पेयर ऐसा दिख गया कि ए बी है और बी ई है, लेकिन ए ई नहीं है। ए ई है क्या? जरा चेक करके बताओ, ए ई है क्या? नहीं है। तो हम कहेंगे कि देखो सर ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी ई बिलोंग्स टू आर है, बट ए ई डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ए ई डज नॉट बिलोंग्स टू आर एंड हैंस नॉट ट्रांजिटिव। भैया ट्रांजिटिव में क्या होता है? ट्रांजिटिव में होता है कि ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ए बी है, बी ई है, लेकिन ए ई नहीं है, सो हैंस इट इज नॉट ट्रांजिटिव। क्या बात करती पब्लिक? क्लियर है क्या? सो यहाँ पे जाके हम लोग लिख सकते हैं इस जगह पे, है ना, इज द ट्रैफिक फ्लो ट्रांजिटिव। तो हम बोलेंगे कि सर ए बी है, राइट, एंड बी ई है ना, सेम बात हम यहाँ लिख देंगे, बट ए ई डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ए से ई पे कोई गड्डी नहीं जा रही है, कोई ट्रैफिक नहीं जा रहा है, सो नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, क्लियर है क्या? सो आप आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि ए बी है, बी ई है, बट ए ई डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ओके। फिर थर्ड केस में वो कह रहे हैं स्टूडेंट्स, कह रहा कि रिप्रेजेंट द रिलेशन डिस्क्राइबिंग द ट्रैफिक फ्लो एज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑल्सो स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। सो देखो हमने उस पूरे रिलेशन को, है ना, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स के तौर पे शो कर दिया। अब अगर कोई हमसे डोमेन और रेंज पूछेगा बच्चों, सो डोमेन क्या होती है सर? हमने कई बार आपको बताया कि किसी भी रिलेशन में डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि ए, राइट, बी, ठीक है, एंड सी, राइट, एंड डी, राइट। तो ये डोमेन है। ई से कोई ट्रैफिक कहीं को नहीं जा रहा है, ई से कहीं पे कोई चीज़ नहीं जा रही है ना, ठीक है। अच्छा, फिर रेंज की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, रेंज ऑफ द रिलेशन, तो रिलेशन को हमने ऑर्डर पेयर के तौर पर रिप्रेजेंट कर दिया। रेंज की बात करें तो सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स बी, राइट, सी, डी, इनफैक्ट ई, है ना, और रेंज में ए नहीं आ रहा है ना, रेंज में ए नहीं आ रहा है, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स में ए नहीं आ रहा है। सो ए बी सी डी और बी सी डी ई ये हमारी क्या हो जाएगी भैया? डोमेन एंड रेंज। तो रिलेशन लिख दिया, डोमेन लिख दिया और रेंज लिख दिया। क्लियर है क्या? जल्दी से बोल, ठीक है। सो यहाँ पे ये सेम चीज आप लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, उसका जो बी पार्ट है वो कह रहा है डज द ट्रैफिक फ्लो रिप्रेजेंट अ फंक्शन? क्या ट्रैफिक फ्लो एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है? तो आप यहाँ पे एक आंसर ये दे सकते हैं, जब आपके पास ये पर्टिकुलर हमारे पास आ गया ना, ये रिलेशन इस फॉर्मेट में, तो आप बोलेंगे कि सर देखो रिलेशन वो रिलेशन फंक्शन होते हैं जिसमें कोई भी दो अलग ऑर्डर्ड पेयर्स का सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ए की इमेज बी भी है और ए की इमेज सी भी है, राइट, और ऐसा फंक्शन में कभी भी नहीं हो सकता। तो इसलिए, राइट, ये फंक्शन नहीं है, राइट, क्योंकि एक पॉइंट पे दो इमेज बन रही है, ठीक है। सो इट इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है सर। सो रिलेशन फंक्शन से तो सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा था, केस स्टडी क्वेश्चन 4 मार्क्स का। ये क्वेश्चन को मैंने डिफिकल्ट कैटेगरी में रखा था एनालिसिस के टाइम पे। रीजन मैंने आपको बताया भी था कि ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, मतलब बच्चा एज्यूम नहीं करता कि यार एकदम से मेरे को ऐसा क्वेश्चन कोई थ्रो कर देगा, है ना, लेकिन ये क्वेश्चन भी इजी है। तो अगर देखा जाए तो पूरे सैंपल पेपर के अंदर 98 मार्क्स का जो स्कोर है वो अचीवेबल स्कोर है ना, इस क्वेश्चन को करने के बाद। चलिए अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और बात करते हैं। अब अगला जो चैप्टर है हमारा है आईटीएफ। अब आईटीएफ से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछ रखे हैं? अब जैसे ये वाला क्वेश्चन पूछ रखा है भैया, राइट है क्या? आइडेंटिफाई द फंक्शन शोन इन द ग्राफ, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई किस फंक्शन का ग्राफ है ये। देखो अगर आप बिल्कुल अनाड़ी भी होते, क्या होते, बिल्कुल अनाड़ी भी होते, तो आपको इस ग्राफ में एक चीज़ दिख रही है कि यार ये एक्स एक्सिस पे -1 है, यहाँ पे +1 है। सो डेफिनेटली इसके हाफ में ये हाफ होगा और ये -½ होगा।
यानी कि इसका मतलब ये है कि आपका फंक्शन -12 इनपुट पे, राइट, आउटपुट क्या दे रहा है सर, है ना, सॉरी, आउटपुट क्या दे रहा है, देखिए -12 इनपुट पे, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं, मान लो आपने ये ऑब्जर्व किया कि भाई +12 इनपुट पे मेरे फंक्शन की वैल्यू π/2 है। सो इनमें से किन ऑप्शन के अंदर +12 इनपुट में जब रखूंगा, देखो साइन इनवर्स, अब जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं साइन इनवर्स हाफ रखता हूं, ठीक है, तो क्या साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू कितनी होती है, 30 डिग्री, ठीक है ना, π/, राइट, व्हाट वी कैन से इट्स 6। बट अगर मैं साइन इनवर्स 2x का केस है और मैं क्या रख रहा हूं इनपुट के तौर पे, मैं इनपुट के तौर पे ये दिस हाफ रख रहा हूं, तो अगर मैंने x की जगह हाफ रखा तो 2 से 2 गया और साइन इनवर्स 1 = π/2। सो बेसिकली आप देखो कि हाफ पे, है ना, हाफ पे वैल्यू कितनी हो रही है ग्राफ के अकॉर्डिंग, π/2 वैल्यू हो रही है। सो हाफ पे π/2 कहाँ आएगी, इस फंक्शन के ग्राफ में आएगी। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है क्या? सो ऐसे करके हम लोग इसको सेलेक्ट कर सकते थे। राइट है क्या? जल्दी बोल, ठीक है, ओके। अब आगे चलेगा बच्चों, जल्दी से बताइएगा प्लीज। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अब ये विजुअली इंपेयर्ड बच्चों के लिए ये क्वेश्चन पूछ रखा था, ठीक है ना, कह रहा ITF हुज डोमेन इज -1/3 से 1/3 इज व्हाट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, है ना, किस फंक्शन का डोमेन ये है। सो देखो बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर मैं ये वाला केस उठा के देखूं, राइट, या फिर मान लो ये पहले वाला केस उठा के देख लो, तो cos इनवर्स x की जो डोमेन होती है ना यानी कि डोमेन किसको बोलते हैं बच्चों, जो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x होती हैं, तो cos इनवर्स x की डोमेन कितनी होगी, -1 to 1। तो आपको ये वाली डोमेन तो नहीं दे रखी है, राइट। अच्छा, मान लीजिए आपने इस फंक्शन को किया है, तो cos इनवर्स x/3, मतलब ये जो वैल्यू है x/3, ये -1 to 1 से बिलोंग करनी चाहिए, क्योंकि cos इनवर्स की डोमेन यही होती है। सो आपका x का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर आप x/3 को ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू 1 करेंगे, तो आपकी x की वैल्यू -3 से +3 आ जाएगी। तो ये भी आपका आंसर नहीं है, राइट। इस केस में आपके पास जो x वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में है, ये भी आपका आंसर नहीं है, ठीक है, ये भी आपका आंसर नहीं है। तो थर्ड केस में जब हम जाएंगे बच्चों, तो cos इनवर्स 3x, अब ये 3x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो जब 3x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू 1 होगा, तो 3 हम लोग ऑल साइड्स डिवाइड कर पाएंगे, ठीक है भाई। 3 से जब हम लोग ऑल साइड्स डिवाइड करेंगे तो -1/3 से 1/3, यानी कि इस वाले केस में, सी वाले केस में बच्चों, ठीक है, हमारे पास जो डोमेन है वो -1/3 से 1/3 के बीच में है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बता दीजिए प्लीज। राइट है क्या सर? ठीक है। सो विजुअली इंपेयर्ड वाले बच्चों के लिए ये क्वेश्चन था, ये भी हमने कंसिडर करके देख लिया, ठीक है। आगे चलते हैं। ITF में और क्या पूछा है, एजर्शन रीजन वाला क्वेश्चन पूछा है। एजर्शन रीजन में आपको भी पता है, ए आंसर जब ए और एजर्शन और रीजन दोनों ट्रू हो और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन हो। एजर्शन और रीजन ट्रू है, बट एजर्शन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स के केस में सी होता है। एजर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू के केस में डी होता है। अब क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस। अब देखिए ये जो पहला यानी कि जो एजर्शन के अंदर एक्सप्रेशन है वो क्या है भैया, साइन इनवर्स √3/2 प्लस tan इनवर्स 1 और माइनस सेक इनवर्स √2। अब देखिए √3/2 वैल्यू कहाँ होती है, 60 डिग्री पे, तो π/3। tan इनवर्स 1 कहाँ होता है, इट्स π/4, और सेक इनवर्स की वैल्यू √2 कहाँ होती है, π/4 पे ही, ठीक है। सो भैया π/4 से π/4 गया और π/3 आंसर आया। तो यहाँ पे तो आंसर π/4 दे रखा है, यानी कि एजर्शन तो हमारा करेक्ट नहीं है ना, एजर्शन तो करेक्ट नहीं है, राइट है क्या। और आप समझो जैसे ही एजर्शन इनकरेक्ट है वैसे ही आंसर आपका डी हो जाता है, मतलब उसमें कुछ सोच विचार करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एजर्शन इनकरेक्ट के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, डी ऑप्शन। मतलब आपको रीजन को चेक करने की भी जरूरत नहीं है, आपको रीजन को चेक करने की भी जरूरत नहीं है, एंड हेंस आंसर इज डी, ठीक है। क्लियर है क्या भैया? जल्दी से बता दीजिए प्लीज, है ना।
इनको नोट भी करते चलिए, हालांकि इनके नोट्स आपको हमारे विद्यावाइज ऐप के ऊपर भी और टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगह मिल जाएंगे, बट प्लीज़ है ना नोट भी करता चलिए, राइट है क्या? चलिए, तो ये हो जाएगा -tan−1 प्लस π/3। सो 10, अच्छा -tan−1 क्या होता भैया? 10 की वैल्यू 1 कहाँ होती है? π/4 पे, प्लस π/3। अब आप एक बात समझो, इसका मुझे वैल्यू चाहिए, मतलब 10 अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे, सो इट इज -π/4 प्लस π/3, ठीक है। यहाँ पे अगर बच्चों अगर हम ऐसे निकालने गए ना, तो ये माइनस का 45 है और ये प्लस का 60 है। 15 डिग्री पे आप लोगों को वैल्यू चाहिए होगी, मतलब एक तरीके से आपको 60 माइनस 45 पे वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यू निकालने के लिए आपको 10 का आइडेंटिटी लगाना पड़ेगा, मतलब 10a माइनस b कितना हो जाएगा? इट इज 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, राइट है क्या? सो भैया क्या हो जाएगा, इधर हम लिखेंगे 1060 माइनस 1045 अपॉन 1 प्लस 1060 1045, ठीक है सर? क्लियर है क्या? यहां तक की बात आपको बिल्कुल क्लियर है क्या? अब 1060 की वैल्यू कितनी ले लेंगे हम लोग, है ना? 1060 की वैल्यू कितनी ले लेंगे सर? 1060 की वैल्यू √3, 1045 डिग्री की वैल्यू 1 और 1 प्लस 1060 डिग्री की वैल्यू √3 और 1045 की 1। हालांकि कुछ लोग कहेंगे, टीचर्स भी, कि इसकी वैल्यू आप याद रख लो 10-15 डिग्री की, बट इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, तो आप इसको एज इट इज भी लिख सकते हो, ठीक है ना? क्लियर है क्या? इसका जो दूसरा पार्ट है सर, वो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? मान लो इस पर्टिकुलर फंक्शन की आपसे क्या पूछिए? डोमेन। डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स होता है डोमेन, ठीक है। अब कॉस इनवर्स का जो डोमेन होता है ना बच्चों, वो क्या होता है? हमेशा -1 to 1। तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि आपकी जो 3x - 2 का वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो आप देखो -2 है, तो मैं ऑल दी साइड्स +2 कर दे रहा हूं, राइट? तो ये हो जाएगा -2 से +2 खत्म, तो 3x और यहाँ <= 3 एंड 2 - 1 1 हो गया। अब 3 से ऑल दी साइड्स डिवाइड कर दो, है ना? पॉजिटिव क्वांटिटी डिवाइड कर सकते हैं। सो x का वैल्यू हो जाएगा > 1/3 एंड <= 1। यही आपकी डोमेन हो जाएगी ऑफ दी फंक्शन। किसकी? इस गिवन फंक्शन की डोमेन, क्योंकि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x क्या होती है भैया? डोमेन होती है। तो आप ये वाला भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना? और आप ये वाला इधर सॉल्व कर सकते हो। मतलब ये तो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया, आपको तो कोई एक सॉल्व करना है। तो इसका अगर आंसर चेक करेंगे तो यस 1/3 से 1 एक इंटरवल हो गया, और √3 - 1 अपॉन 1 प्लस √3 इज वन ऑफ द आंसर। क्लियर है क्या? जल्दी बोल, राइट है क्या बेटा? ठीक है, चले क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे? चले क्या, है ना? सो ITF पे इन्होंने एक्चुअली 3 क्वेश्चंस पूछ रखे हैं ना, नहीं 3 हो तो चुके हैं। एक तो ये कराया था हमने, ठीक है, उसके बाद एक एजर्शन रीजन का क्वेश्चन कराया था हमने, ठीक है ना, और एक हमने क्वेश्चन ITF पे ये कराया। अच्छा, एक बात इस चीज़ को गौर करने वाली है कि बच्चों के मन में ना ये रहता था हर बार कि रिलेशन फंक्शन 5 नंबर का और ITF 3 नंबर का है, तो उन्होंने ITF की इज्जत करनी बंद कर दी। लेकिन आप इस बार देखो, रिलेशन फंक्शन भी 4 नंबर का पूछा है और ITF की इज्जत बढ़ाई है उन्होंने थोड़ी सी, है ना? 4 मार्क्स का ले गए उसको, है ना, क्योंकि 2 नंबर का एक क्वेश्चन और एक नंबर के पीछे वाले क्वेश्चंस, ठीक है। मैट्रिसेस पे चले गया, राइट। तो नेक्स्ट है हमारा मैट्रिसेस, ठीक है सर। तो मैट्रिसेस के क्वेश्चन करेंगे। तो मैट्रिसेस में क्या है सर? आइए जरा एक क्वेश्चन पूछ रखा है, ये आउट ऑफ NCERT है, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन 3.2 के अंदर एक दिया हुआ है, तो हम लोग अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है फॉर द 3 मैट्रिसेस A का ऑर्डर m/4 है, B का ऑर्डर n/3 है, एंड C का ऑर्डर p/q है। कह रहा है AB एंड AC प्रोडक्ट्स आर डिफाइंड। AB की प्रोडक्ट डिफाइंड है बच्चों, है ना? AB की प्रोडक्ट डिफाइंड है, मतलब ये प्रोडक्ट डिफाइंड है। सो जैसे हमने कहा कि ये प्रोडक्ट डिफाइंड है, तो n की वैल्यू 4 हो गई, राइट है क्या? तो एंड वो कह रहा है AC की प्रोडक्ट भी डिफाइंड है, मतलब A हमारे पास m × 4 है
और C हमारे पास P इंटू क्यू है। तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट डिफाइन होने का मतलब है कि P की वैल्यू भी 4 हो गई, P की वैल्यू भी 4 हो गई, है ना, P की वैल्यू भी 4 हो गई। ओके, उसके बाद वो क्या कह रहा है कि यार दोनों प्रोडक्ट्स डिफाइंड हैं और दोनों एक स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, AB और AC दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। सो इसका मतलब जो AB है वो क्या होगा, M इंटू 3 ऑर्डर का होगा, और क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो M की वैल्यू भी 3 के इक्वल ही हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर AC की प्रोडक्ट है, ये M इंटू क्यू है, राइट। अब M इंटू क्यू में M और Q दोनों इक्वल होंगे, M की वैल्यू 3 है तो Q की वैल्यू भी इक्वल होगी। सो ये हमारे आउटकम आ गए। N इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 4, चेक कर लो। M इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 3, चेक कर लो। सो A वुड बी दी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है सर, जल्दी बताइए। सो A इज दी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं क्या हम लोग, चलेंगे आगे, चलिए। सो नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे सर हम लोग। मैट्रिसेस पे एक क्वेश्चन उन्होंने और पूछा हुआ है, राइट। हालांकि एक क्वेश्चन मैट्रिक्स पे और है, बट वो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का है, तो उसको मैंने डिटरमिनेंट के तौर पे कंसीडर किया है ना, क्योंकि हम लोगों ने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट डिटरमिनेंट के अंदर पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं कि दिस मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन Q प्लस T अपॉन P प्लस R का वैल्यू बताइए। अब देखिए, इसको करने का एक तरीका तो ये है कि भैया A ट्रांसपोज को हम लोग नेगेटिव ऑफ A के इक्वल रख के कंपेयर करके और हम सब चीज़ों की वैल्यू निकाल देंगे, मतलब P का वैल्यू निकाल देंगे, R का वैल्यू निकाल देंगे, Q का वैल्यू निकाल देंगे, T का वैल्यू निकाल देंगे। एक तरीका तो ये है। एक शॉर्टकट क्या हो सकता है, क्योंकि जैसे MCQ क्वेश्चन है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में दो बातें पक्की होती हैं ना। एक तो डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो होते हैं, ठीक है, तो यानी कि आपको P तो जीरो ही मिलेगा, ठीक है ना। ये P तो आपके लिए, इसका मतलब P तो आपके पास जीरो आ गया। दूसरा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में Aij नेगेटिव ऑफ Aj के इक्वल होता है, राइट है क्या। Aij नेगेटिव ऑफ Aj के इक्वल होता है, मतलब अगर आप देखोगे तो ये है आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये है आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो A12 नेगेटिव ऑफ A21 होगा, यानी कि R की वैल्यू -3 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ऐसी सिमिलरली Q की वैल्यू +2 के इक्वल हो जाएगी, है ना। क्यों, क्योंकि दिस इज योर A फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एंड दिस इज योर A थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो आप बोलोगे ना कि A थर्ड रो फर्स्ट कॉलम इज नेगेटिव ऑफ A13, सो ऐसी आपके पास Q का वैल्यू +2 आ जाएगा। एंड सिमिलरली बच्चों, है ना, ये जो T और -4 है ना, इन दोनों के भी अपोजिट साइन होते हैं, ठीक है। सो जैसे ये आपके पास कितना हो गया, A सेकंड रो थर्ड कॉलम एंड दिस इज A थर्ड रो सेकंड कॉलम, सो A सेकंड रो थर्ड कॉलम नेगेटिव ऑफ A थर्ड रो सेकंड कॉलम होता है। सो T का वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, नेगेटिव ऑफ A32 यानी कि प्लस का 4, ठीक है। हम अपने मतलब जैसे ये एक ऑफ द मेथड है, वन ऑफ द मेथड है, बाकी इसको बहुत ही शॉर्ट में मतलब 1 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते थे। कैसे, 1 सेकंड के अंदर आप ऐसे सॉल्व कर सकते थे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में ये सारे एलिमेंट्स होते हैं 0, तो P का वैल्यू 0 हो गया, राइट। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में ये दोनों अपोजिट साइन के होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट, है ना। क्या होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, तो मतलब अगर R है ये, तो ये -3 होगा, मतलब R की वैल्यू -3 होगी, ठीक है ना। और ये -2 है, ये Q है, तो Q की वैल्यू -2 का अपोजिट यानी कि +2 होगी। और इन दोनों की वैल्यू भी इक्वल एंड अपोजिट होती है, यानी कि अगर ये -4 है तो T +4 होगा, ठीक है। सो डायरेक्ट भी लिख सकते थे हम लोग। खैर एनीवेज, जब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई बच्चों, ठीक है, तो कई बार शॉर्टकट बताने के चक्कर में बच्चा कहता है कि सर इससे अच्छा तो हम इसी मेथड से कर लेते, हम A ट्रांसपोज को नेगेटिव ऑफ A के इक्वल रखते, कंपेयर करते, सारी वैल्यूज निकालते और हमारा काम बन जाता। तो कई बार बच्चों को ये भी अच्छा लगता है, और अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप बिल्कुल ज़रूर करें, है ना। मैंने एक शॉर्टकट बताने की आपको कोशिश करी है, ठीक है। सो अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, Q + T, तो इसका एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना हुआ, Q कितना है सर, इट्स 2, T कितना है सर 4, P कितना है सर 0, R कितना है सर -3, तो अपने पास आंसर -2 आ जाएगा। सो A इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है क्या, A इज द करेक्ट ऑप्शन। जल्दी जल्दी से बोल दो,
राइट है क्या? वेरी गुड बच्चों। अब आगे हम लोग फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं डिटर्मिनेंट्स के ऊपर। तो मतलब 3 चैप्टर के हम लोग सैंपल पेपर के क्वेश्चंस चैप्टर वाइज कर चुके हैं। नाउ 4, 5 एंड 6, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट में वो कह रहा है कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 है, ठीक है, एंड एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट 27 है, राइट, देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू बताइए। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स के ऊपर क्वेश्चंस है, ठीक है, राइट है क्या? इन क्वेश्चंस को करते समय आपको एक चीज़ तो रियलाइज हो गया होगा कि यार मेरे कॉन्सेप्ट्स अगर अच्छे हैं तो ये क्वेश्चंस मेरे लिए आसान है, राइट। अगर मैं बिल्कुल यही सोच के बैठ के गया हूँ कि नहीं भाई बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन अगर आएगा तो ही मैं करूँगा, तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैंने चीज़ों को अच्छे से समझा है तो क्वेश्चन अपना भेष बदल के आ जाए, क्या दिक्कत है, सॉल्व कर सकते हैं। सो ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4। अब सबसे पहले एक प्रॉपर्टी होती है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n-1, वेयर n इज द ऑर्डर, वेयर n इज व्हाट, n इज द ऑर्डर। तो यहां पे ऑर्डर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4। सो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर 4-1, 4-1 कितना होगा भैया, 3, ठीक है। सो भैया डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट कितना दे रखा है, 27। तो अगर डिटरमिनेंट ए का क्यूब 27 है तो इट इंप्लाइज डिटरमिनेंट ए का वैल्यू 3 हो गया। चलिए डिटरमिनेंट ए का वैल्यू 3 हो गया हमारे पास, राइट है क्या सर, क्लियर है क्या? अच्छा, अब उन्होंने हमसे क्या पूछा है सर, कह रहा है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू बताओ। अब ये भी एक प्रॉपर्टी होती है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए 3 है इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 3i विल बी द आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। दिस अ 1 मार्कर क्वेश्चन, क्लियर है क्या? जल्दी जल्दी से बता दीजिए प्लीज, राइट, चलिए बहुत बढ़िया। सो राइट, अब मतलब आपको मैं एक बात बताऊं, मतलब आप इसको अदरवाइज मत ले लेना, बट हाँ जितने भी हमारे सफल 2.0 बैच के बच्चे होंगे, राइट, उनके लिए ये सब क्वेश्चंस मतलब इन एनी केस सुपर इजी हैं, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर्टीज़ पे दाएं बाएं करके बहुत क्वेश्चंस कर रखे हैं। मतलब डीपीपी से उन्होंने दुनिया भर के क्वेश्चन सॉल्व कर रखे, तो उनको कोई परेशान नहीं कर सकता। मतलब सीबीएसई से भी ऊपर जाके हमने उनको प्रिपेयर कर रखा है, तो सीबीएसई किसी भी एंगल से कोई भी पेपर बना दे, बच्चा क्वेश्चन समझ जाएगा कि अरे यार ये इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। सो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं वहाँ कॉन्सेप्चुअली पढ़ें, डीप जाके पढ़ें, राइट है क्या? इन एनी केस अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मैं सर से मेरे को समझ में आता है और सर के साथ पढ़ना चाहिए, तो हमारा सफल 2.0 इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू गाइस। अभी जो चल रहा है लगभग 1200 रुपये में आपका एनरोलमेंट हो जाता है, ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस पे, और आपको सफल डीपीपीज घर पे फ्री डिलीवर भी करते हैं हम लोग। सो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, लेक्चर्स के क्वेश्चंस करने, डीपीपीज करनी है, ठीक है ना। हफ्ते में 4 दिन लाइव क्लासेस होती हैं। किसी भी क्वेरी के लिए आप हमारे से ना इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं ना, इन केस अगर आपको बैच ज्वाइन करना है। बाकी आपको लिंक, बैच ज्वाइन करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सो आप इस पर बात कर सकते हो, 8077303359। सो उसका एक अलग ऑरा है, मतलब रेगुलर होके पढ़ाई करने का। जब रेगुलर पढ़ते हैं, आपको अच्छा लगे नहीं लगे, बट जो भी 90+ वाले बच्चे हैं उन सब वो सब बैठे रहते हैं, सर आप पढ़ाओ हम पढ़ रहे हैं, है ना, बाकी चले भी जाएं कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पे एक अलग माहौल है। वहाँ पे पता है मेरे को कि भाई वहाँ पे मेरे को हर साल 200 बच्चे 300 बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जो इनको मेरे को 90+ स्कोर कराना है। बाकी जनता आएगी, दुनिया भर की भीड़ आएगी, जिनको नहीं पढ़ना वो कहीं नहीं पढ़ते, लाख रुपए की फीस में भी नहीं पढ़ते। सो वहाँ पे एक अलग डेडिकेशन, एक अलग एनवायरनमेंट है। तो प्लीज़ अगर आप मतलब इस सिचुएशन में कि हाँ आपको मेरे साथ पढ़ने में मज़ा भी आता है और प्लस आप और मेरे साथ रेगुलर होकर लाइव पढ़ना चाहते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग करना चाहते हैं, तो सफल 2.0 में आना आप, ठीक है। चलिए सो अब जैसे ये क्वेश्चन है द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब जैसे ये क्वेश्चन है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स है इसका इनवर्स निकालना है तो 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करेंगे। पर हमने अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ साफ बता रखा है कि अगर कभी भी डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है अगर, तो इसका इनवर्स क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा और सारे एलिमेंट्स का इनवर्स हो जाएगा, ए इनवर्स, बी इनवर्स, सी इनवर्स हो जाएगा। सो सिंपली 3 2 5 है तो 3 इनवर्स 2 इनवर्स 5 इनवर्स
बी विल बी द करेक्ट आंसर। 3 इनवर्स क्या होगा, अगर आप इसके ऊपर -1 पावर लगा देंगे तो 1/3 बन जाएगा ना ये, इसके ऊपर -1 पावर लगा देंगे तो ये 1/2 बन जाएगा ना, इसके ऊपर -1 पावर लगा देंगे तो 1/5 बन जाएगा ना। तो दिस इज क्लियर कट इज आंसर। तो ऐसे करेंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, सीधा डायरेक्ट करो, ठीक है, राइट है क्या? चलिए बहुत बढ़िया। अब डिटरमिनेंट में उन्होंने एक बहुत अच्छा काम क्या किया बच्चों, एक ये क्वेश्चन, ठीक है, हाँ, सो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, राइट है क्या? सो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे भैया? इट इज cos 67 cos 23 माइनस sin 67 sin 23। अब cos है cos b माइनस sin है sin b, सिंपल रिलेशन है cos a प्लस b का। तो cos 67 प्लस 23 cos 90, और cos 90 की वैल्यू होती है 0। सो दिस इज 0, सिंपली 0 इज द आंसर, ठीक है? जल्दी जल्दी से बोलिए, वंडरफुल, या ओके। सो अब डिटरमिनेंट पे उन्होंने एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछ रखा है, और ये मैं कह रहा हूं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन में 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक, जब प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करने को बोले और फिर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने को बोले, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका होता है ए इनवर्स निकलवाता है और उसका इस्तेमाल करता है, और तीसरा तरीका ये होता है कि खाली ओनली सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन होता है, राइट है? ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, x की जगह 1 मतलब a कर देंगे, है ना, ऐसे करके इस तरह से इक्वेशन दे देते हैं 2/a 3/b प्लस 4/c। तो हम उसको 1/a 1/b 1/c को x y z मान लेते हैं, ठीक है, राइट है क्या? सो इन्हीं 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? सो ये वाला तरीका पूछ लिया, और मेरे को खुशी है कि ये एग्जैक्टली एनसीईआरटी उन्होंने इस बार सैम्पल पेपर में जो क्लियरली 5-5 नंबर वाले क्वेश्चंस थे, 4 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चंस बिल्कुल इजी और एनसीईआरटी से उठा रखे। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात ये होती है कि हमें 3/3 मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकालना पड़ता, वो हमारे को इजीली में मिल जाता है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिएगा कैसे करने वाले हैं। उसने कहा भैया फॉर द 2 मैट्रिसेस A एंड B फाइंड द प्रोडक्ट AB। अब देखो स्टूडेंट्स, जब आप A इंटू B की प्रोडक्ट निकालोगे ना, तो अच्छी बात पता क्या है, राइट? आप करके देखना, करके देखते ही हैं, करके देखना क्या, अभी करके दिखाते हैं आपको। सो दिस इंटू दिस 1 - 2 - 1 0 -1 -1 2 0 3, ये प्रोडक्ट क्या आ रही है भैया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब ये आपके पास क्या आ गया भैया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, है ना? आप चेक करके देख सकते हो पूरा का पूरा। सो इट इज एक +2 एंड -4 और +3, हाँ तो बिल्कुल सही है, ठीक है? सो ए बी का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। इससे फायदा क्या हुआ बच्चों? इससे फायदा बताऊंगा मैं आपको। फिर उसने कहा कि भैया ए बी प्रोडक्ट निकालने के बाद इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करो। तो इस इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? पहले हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे, व्हिच इज 3 - 6 - 1, फिर 2 - 5 - 1, फिर -2 4 1, राइट? एंड x y और z, ठीक है? अच्छा, ये जो +2 है ये उधर हट के इधर -2 में आ जाएगा ना, तो 3 - 2 5, ठीक है सर? ये हो गया हमारे पास। अब ये वाला मैट्रिक्स हूबहू इससे मिलता जुलता है। वैसे जनरली भी हम इसको A बोलते हैं, लेकिन ये वाला मैट्रिक्स इससे मिलता जुलता है, तो हम इसको A बोलेंगे। इस मैट्रिक्स को लेट्स से हमने x बोल दिया, है ना? और सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या है कि हमें x की, y की और z की वैल्यू चाहिए, है ना? यानी कि हमें x मैट्रिक्स की वैल्यू चाहिए। ये मैट्रिक्स को हम जनरली B बोलते थे, बट क्योंकि B मैट्रिक्स क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है, तो अपन ने इसको C बोल दिया, ठीक है? सो यानी कि मेरे पास AX बराबर C है, ठीक है सर? और मैं क्या कह सकता हूं कि x बराबर इट विल कम आउट एज A इनवर्स C। जल्दी बोल, ठीक है? सो भाई बहुत ध्यान से देखेंगे, x हमारे पास क्या है? इट इज x y z। अब जब हम A इनवर्स निकालते थे ना बच्चों, तो A इनवर्स के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल होता है ना? A इनवर्स के लिए क्या फॉर्मूला इस्तेमाल होता है? 1/डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो मेरे लिए काम बढ़ जाता है, मुझे इस 3/3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, वो अपने आप में एक हेडेक। फिर एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, वो अपने आप में एक अलग हेडेक।
तो अच्छी बात यह है कि मेरे को इन्वर्स निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है अलग से, क्योंकि मेरे पास प्रोडक्ट है। अगर ए बी मैट्रिक्स बराबर आई है तो आप ए को उधर भेजोगे तो बी विल बी इक्वल टू ए इनवर्स। सो आपका जो ए इनवर्स है ना, उसकी जगह आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो, सीधा का सीधा बी मैट्रिक्स इस्तेमाल कर सकते हो। तो यानी कि आप ए इनवर्स की जगह सीधा का सीधा बी मैट्रिक्स इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि इट इज़ 1 -2 -1 0 -1 -1 2 0 3। एंड सी मैट्रिक्स क्या है, ये है, इट इज़ 3 -2 5। क्लियर है क्या बच्चों? अब फटाफट से देखो ना XYZ की कैसी वैल्यू निकलेगी। और ये 5 नंबर फ्री के मिल गए आपको, है ना, फ्री के मिल गए भाई, ठीक है। और ये कराने के पीछे एक रीज़न ये भी है कि उठ के सीधा डायरेक्टली आपके हाफ ईयरली में आ जाए, आपके प्री बोर्ड्स में आ जाए, आपके यूनिट टेस्ट में आ जाए, है ना, क्लास टेस्ट, ट्यूशन टेस्ट, कहीं भी पूछ सकते हैं उठा के सीधा का सीधा, ठीक है। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इट्स 3 + 4 - 5, तो 4 3 7 -5 2, राइट। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 0 और +2 -5, तो यानी कि -3 आ जाएगा। एंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम इट्स 6 और +15, 15 6 21, है ना, 2 3 6 और ये। सो x का वैल्यू हमारे पास 2 आ गया, y का वैल्यू -3 आ गया, z का वैल्यू 21 आ गया। ये हमारा आंसर ठीक है कि नहीं है? या तो एक तरीका ये है कि मेरे पास मार्किंग स्कीम है तो मैं तो यहाँ से चेक कर लूँगा, लेकिन आप एग्ज़ाम में कैसे चेक करोगे? आप एग्ज़ाम में ऐसे चेक करना कि ये x का वैल्यू 2, राइट, y का वैल्यू -3 एंड z का वैल्यू 21। इन तीनों में से किसी भी इक्वेशन में रख के देख लेना। आपकी इक्वेशन LHS = RHS देनी चाहिए, ठीक है। किसी भी तीनों में से किसी भी इक्वेशन को चेक कर लेना। हालांकि तीनों इक्वेशन में चेक करना चाहिए, बट इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी एक इक्वेशन में चेक कर लेना। अगर आपका सेटिस्फाई हो गया तो इसका मतलब आपके आंसर सही है। मान लो प्लस माइनस का भी डिफरेंस है, आपके तो नंबर कट जाएंगे ना, तो यहीं से पता चल जाएगा कि यार प्लस माइनस का कुछ गलती हो रही है, आंसर मेरा ठीक नहीं बैठ रहा है। तो कम से कम एटलीस्ट आप 1-2 स्टेप जो भी हैं उनके अंदर कैलकुलेशन तो चेक कर लोगे ना। मान लो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो चेक कर लोगे ना, राइट है क्या? सो ऐसे करना है आपको। तो डिटर्मिनेंट के भी हमने सारे क्वेश्चंस भैया कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है सर हमारा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, राइट। स्टार्ट कर देंगे। आर यू गाइज रेडी? वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। सो कॉन्टिन्यूटी में सर कह रहा है, इफ अ फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूअस एट x = पाई देन द वैल्यू ऑफ k इज व्हाट। एग्जैक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, राइट। सो नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे भैया। पाई और पाई के लेफ्ट में फंक्शन है आपका kx + 1 और पाई के राइट में है cos x। अच्छा, फंक्शन क्योंकि k पे क्या है सर, कॉन्टिन्यूअस है, सॉरी पाई पे कॉन्टिन्यूअस है। सो एट x = पाई अगर फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, सो डेफिनेटली x = पाई पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट, ऑफ द फंक्शन। क्लियर है क्या? x = पाई पे लेफ्ट हैंड लिमिट, x = पाई पे राइट हैंड लिमिट, एंड बच्चों एंड फंक्शन की वैल्यू एट पाई, फंक्शन की वैल्यू एट पाई। ये तीनों क्वांटिटीज इक्वल होंगी सर। अगर x = पाई पे फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये तीनों वैल्यूज इक्वल होंगी। सो लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई, राइट, एंड f पाई -h, राइट। या तो मेथड ऑफ h इस्तेमाल कर लो, या नहीं करना चाहते तो सीधा है पाई नेगेटिव, यानी कि पाई के लेफ्ट वाला फंक्शन रख लो। भाई नेगेटिव साइन हटाओ और पाई के लेफ्ट वाला फंक्शन रख दो। सो यहाँ पे इट इज k पाई +1, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से अपने लिमिट निकाल दिया ना, k पाई +1। RHS की बात करेंगे, राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, तो पाई का पॉजिटिव साइन हटाओ और अपना सीधा फंक्शन लो cos x। cos की वैल्यू पाई पे होती है भैया -1, cos पाई -1, ठीक है। देखिए अगर आपके ट्रिग्नोमेट्री की छोटी छोटी ये चीज़ें ना, cos पाई की वैल्यू क्या होती है, कहीं हम ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लगाते हैं आपको डर लग जाता है, तो हमने कभी, अगर आप चैनल पे जाओगे तो पिछला 7वां 8वां वीडियो चैनल पे ही, लेटेस्ट 7वां 8वां वीडियो जो हमने डाला होगा रिसेंट, वो हमने ट्रिग्नोमेट्री मास्टर क्लास डाल रखी है 40-50 मिनट की, उसको ज़रूर देख लेना। मतलब पूरी 12वीं में ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत नहीं आएगी। देखो समय तो निकालना पड़ेगा, अगर
चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हो ना, आप कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये तीनों क्वांटिटीज इक्वल है, के का वैल्यू तो हमारा इन दोनों को इक्वल रखने पे ही हो जाएगा। तो के पाई प्लस 1 अगर -1 है तो भैया के पाई इज इक्वल टू -2 एंड के इज इक्वल टू -2 अपॉन पाई, राइट है क्या? सो -2 अपॉन पाई, के का वैल्यू हो जाएगा -2 अपॉन पाई, राइट है क्या? जल्दी बोल। ओके वंडरफुल सर, जल्दी जल्दी से बता दीजिए प्लीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये पूछा गया है, सो इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स tan इनवर्स एक्स, व्हाट इज द एफ डैश 1। अच्छा, किसी को भी इनके नंबर को लेके अगर कुछ है कि सर कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, तो देखो जितने भी 1 से लेके 20 मार्किंग वाले क्वेश्चन है, मान लो जैसे ये क्वेश्चन 8वां है तो ये 1 से 20 कैटेगरी में आ गया, तो ये 1 मार्कर क्वेश्चन है। 21 से 25 कैटेगरी में जो भी क्वेश्चन हैं वो 2 मार्कर क्वेश्चन है। 26 से 31, राइट, ये सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। 32 से 35 है ना, ये आपके 5 मार्क्स की कैटेगरी में है। जैसे आपका प्रीवियस क्वेश्चन अभी डिटर्मिनेंट में वो 32 से देखो ना, ये 32 वाला ही क्वेश्चन था, तो ये 5 मार्कर क्वेश्चन हो गया, वेरी सिंपल, ठीक है ना। सो ये आपको पता होना चाहिए। अगली बार से जो इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे उसके अंदर हम मेंशन भी कर देंगे कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, ठीक है। सो बाकी 36 से 38 4 मार्क्स क्वेश्चन है ना, केस स्टडी है ना। आई थिंक ये चीज़ आपको आती होगी, इसलिए मैंने एज्यूम करके ये लिखी नहीं है, बट आगे से मैं हर क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में लिख दिया करूंगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा है। कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स tan इनवर्स एक्स है जी, एफ डैश 1 की वैल्यू बताइए। तो एफ डैश एक्स कितना होगा सर, यहाँ 2 फंक्शन की प्रोडक्ट है, यू डैश वी, राइट, प्लस यू वी डैश tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं है डायरेक्टली, बट सिंपल है, इजी है ना। तो अगर हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे हैं हम इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चा घबरा जाता है, भाई बच्चे के अंदर हौसला भी होना चाहिए ना कि भाई मेरे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, क्वेश्चन कुछ भी पूछो हम बताएंगे, ये वाला हौसला होना चाहिए आपके, है ना। जैसे वो चैनल है ना कि यूट्यूब चैनल मुरली वाले हौसला, भाई वो सांप को पकड़ लेता है भाई, है सांप के ऊपर ऐसे हल्का हल्का कर देता, ऐसे ऐसे मतलब सांप के भाई छेड़खानी भी कर लेता वो सांप से। तो मैंने कहा भाई दुनिया में अगर ऐसे ऐसे लोग हैं, इतना डेंजरस काम कर रहे हैं, तो हम तो सिर्फ मैथ्स ही सॉल्व कर रहे हैं, है ना। ये तो हम कर ही सकते हैं बढ़िया तरीके से, तो हौसला तो उसका है मेरे भाई, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि सांप का कुछ नहीं पता भाई कब पप्पी ले ले ठीक है। सो tan इनवर्स 1 प्लस 1/1 प्लस 1, सो यानी कि tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना है भैया, π/4 है ना। tan इनवर्स 1, tan की वैल्यू 1 कहाँ होती है, π/4 पे, और ये 1/2, सो π/4 प्लस 1/2, राइट है क्या। और मुझे कमेंट करके बताना कि आपके कितने मार्क्स बैठ रहे हैं ये एंटायर क्वेश्चंस करने के बाद, किस किस क्वेश्चन में आपने कितना कितना स्कोर किया, मतलब कौन सा आपका सही निकला कौन सा गलत निकला, है ना। उस हिसाब से अपनी सेल्फ ग्रेडिंग करिएगा, और फुल के फुल अगर आ रहे हैं तो बताइएगा, ठीक है। बाकी बातचीत करते रहिए, अगर यार कुछ भी वीडियो देखने के बाद अगर एक कमेंट आप डाल ही देते हैं, उसमें आपका 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 5 सेकंड लग जाएगा, लेकिन एक प्यारा सा मैसेज जब मुझे आता है ना, आहा हा, मज़ा ही आ जाता है कि किसी बच्चे ने प्यार से वो मैसेज भेजा है मुझे। मैं सारे कमेंट रीड करता हूँ बच्चों, सॉरी, सुबह उठने के बाद मेरा सबसे पहला काम होता है कमेंट्स को रीड करना, लेकिन आजकल बच्चे ऐसे हो गए हैं कि कमेंट ही नहीं करते हैं यार। कुछ भी नहीं सर, गुड मॉर्निंग सर लिख दिया करिए यार, हैं कि सर कैसे हैं आप, सिंपल सी बात है। बाकी कुछ भी आपका मैसेज हो लिख दिया करिए, अच्छा लगता है, पर्सनल कनेक्शन बिल्ड होता है उससे। चलिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, राइट, ये क्वेश्चन मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ये अच्छा है, राइट। जो भी लोग ऐसे होते हैं ना धसकी किस्म के कि अरे हाँ ठीक है कर लेंगे क्वेश्चन, उनसे ये सबसे सॉल्व हो जाएगा। और जो एकदम से मैथ्स को देख के एकदम डर जाते हैं, है ना, उनकी पप्पी ले लेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। सो क्वेश्चन आसान है, हालांकि मैंने इसको मॉडरेट कैटेगरी में रखा था, बट आसान है ये। भैया dy/dx माइनस sec x इक्वल टू 0 प्रूव करना है, तो dy/dx करेंगे बच्चों, तो log समथिंग का डिफरेंशिएशन 1 समथिंग, राइट है, 1 समथिंग, ओके। फिर समथिंग का डिफरेंशिएशन यानी कि 10 समथिंग का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर समथिंग, राइट, इनटू फिर π/4 प्लस x/2 का डिफरेंशिएशन, है ना।
ये भाई फिर से देखिएगा लॉग समथिंग, पहले हमने समथिंग इसको माना तो लॉग समथिंग इज 1 अपॉन समथिंग, फिर समथिंग का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर समथिंग, फिर पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 का डिफरेंशियल, है ना, ये अलग हो जाएगा। ठीक है, इसको 2-3 स्टेप में करके दिखाऊंगा आपको। अबे यार लॉग समथिंग 1 अपॉन समथिंग, फिर इस समथिंग का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 का डिफरेंशियल भी तो होगा। सो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, राइट 2 मार्कर क्वेश्चन है, इट्स अ 2 मार्कर क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो पाई बाय 4 का डिफरेंशियल 0 और एक्स बाई 2 का 1/2। ठीक है, पाई बाय 4 का 0, एक्स बाई 2 का 1/2। इसे 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 का मैं लिख दूंगा साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 अपॉन कॉस पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2। क्या लगा सर ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे वो लेके आना है। क्या सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। सो इसको क्या करेंगे भैया, अपन लिख देंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2। जल्दी बोल मेरे भाई। सो ये क्वांटिटी से ये क्वांटिटी कट गई। अब ये नीचे आ जाएगा ना, देखिएगा बहुत ध्यान से, ये चीज़ नीचे आ जाएगी। सो आपके पास अल्टीमेटली 1 अपॉन 2 साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 एंड कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अच्छा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। सो यानी कि ये हो जाएगा साइन 2 एंड थीटा इज व्हाट? पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। सो ये आपके पास फाइनली कितना आ रहा है? 1 अपॉन साइन इट्स पाई बाई 2 प्लस एक्स, चेक कर लो। और साइन 90 प्लस एक्स कितना होता है बच्चों? साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, इट इज कॉस एक्स। सो फाइनली ये सेक एक्स आ जाएगा। सो यानी कि देखो 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 डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू सेक एक्स आ गई। अरे मेरे भाई अगर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू सेक एक्स के इक्वल है तो इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स माइनस सेक एक्स बराबर तो 0 हम प्रूव कर ही सकते हैं ना सर। ठीक है, तो सिंपल लॉग समथिंग का 1 अपॉन समथिंग देन इज समथिंग का डिवीजन 10 समथिंग का डिवीजन सेक स्क्वायर समथिंग इनटू समथिंग का डिवीजन दिस। ये तो चेन रूल चल रहा है। उसके बाद हमने कुछ नहीं करा सर, हमने पाई बाय 4 का 0, एक्स बाई 2 का 1/2, ठीक है ना, और ये टर्म्स हमने खोल दी, है ना। बेसिकली 10 को खोल दिया साइन अपॉन कॉस में और सेक स्क्वायर को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर में, ये कटा इससे और कॉस नीचे आ गया। उसके बाद सर ज़रा बहुत ध्यान से देखिएगा, फिर हमने ये वाला टर्म हमें ऑब्टेन हुआ और ये टर्म ऑब्टेन होते ही हमारे को साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, ठीक है, और उससे उसके बाद सारी की कहानी कुछ इस तरीके से बनती चली गई है। ठीक है ना, सारी कहानी कुछ इस तरह से बनती चली गई है। सो डी वाई बाई डी एक्स बराबर सेक एक्स आ गया हमारे पास, उससे डी वाई बाई डी एक्स माइनस सेक एक्स इक्वल टू 0। क्लियर है क्या? जल्दी जल्दी बोल दो। राइट है क्या सर? ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट्स 24th क्वेश्चन करेंगे। ये इकलौता क्वेश्चन है जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 मार्कर क्वेश्चन है और मैंने डिफिकल्ट कैटेगरी में रखा था। मतलब ये एक वो क्वेश्चन है जो बच्चों को 100 में से 100 लाने को रोक सकता था या रोक सकता है, लेकिन अब नहीं रोकेगा ना। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। और हाँ, जब जब CBSE ने सैम्पल पेपर में कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स पूछा है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन फिर उन्होंने बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लिया है, तो ये आपको प्रिपेयर करके भी जाना है। ठीक है, सो सर कैसे करेंगे सर, जल्दी से बता दीजिए ना सर। सो फंक्शन एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, ये गिवन है सर, है ना, राइट। फंक्शन एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, ये गिवन है। ओके, अब यहाँ पे फंक्शन ही गिवन नहीं है। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, F5 है ना, तो ये एक कुछ चीज़ गिवन है। दूसरी चीज़ गिवन ये है कि F5 की वैल्यू 2 गिवन है एंड तीसरी चीज़ कह रहा है भैया F'0 की वैल्यू 3 होगा। ठीक है, देखिए सर ये चीज़ें आपको गिवन है, ये आप मान लीजिए कि आपको ये गिवन है। ठीक है, अब कह रहा है कि यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, देखो उसने बहुत प्यारी बोली, यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है? वही फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव। डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव कहता है कि अ फंक्शन
है ना, द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट x इज नथिंग बट लिमिट एच टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब आप जाके सीबीएसई से ये नहीं कह सकते कि सर ये तो कोर्स में नहीं है, तो 11वीं क्लास में था फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव। वो कहेंगे सर डिफरेंशिएबिलिटी तो है ना, कंटिन्यूटी के साथ डिफरेंशिएबिलिटी तो है ना, तो डिफरेंशिएबिलिटी में भी राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होते हैं, है ना, और आपका ये राइट हैंड डेरिवेटिव की ही बात कर रहे हैं हम लोग बेसिकली। तो सीबीएसई के साथ नो बहस ब्रो। खैर एनीवेज, तो इसका इस्तेमाल करके, है ना, वी हैव टू फाइंड आउट, हमको क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, f-5 फाइंड आउट करना है। ठीक है सर, f-5 फाइंड आउट करना है। तो देखो आप, अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा, अदरवाइज आपको अरे हाँ सर ये 2 नंबर का तो छोड़ देंगे इसको। f-5 को हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, इट इज f5 प्लस h माइनस f5, जल्दी बोल मेरे भाई, अपॉन h। अच्छा, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब f5 प्लस h, जैसे fx प्लस y कितना है, fx इंटू एफ वाई है, तो अपन इसको लिख सकते हैं f5 इंटू एफ एच माइनस f5 अपॉन h। अब f5 की वैल्यू दे रखी है अपने को 2, ठीक है, तो सर जी यहाँ पे वैल्यू अपन 2 रख के इसको बाहर निकाल लें, तो अपन ने 2 रख लिया और ये आ गया हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 fh माइनस 1 अपॉन h। भाई साहब इसकी वैल्यू निकाल दो, आपके पास f-5 की वैल्यू आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू निकालनी है सर, ठीक है। कहने को सर 2 नंबर में इतना काम कराओगे क्या, हर 2 नंबर उतने आसानी से नहीं मिलते भाई, कुछ 2 नंबर के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है 5 नंबर के जैसे, ठीक है। हाँ अदरवाइज सोचो ना, अदरवाइज तो मान लो अगर कोई 2 नंबर का क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो डिफिकल्ट बना सकते हैं, क्योंकि आपका तो कहना ही है कि सर 2 नंबर का है तो आसान होना चाहिए, ऐसा नहीं है। सो देखो अब ये लेके आना है ना fh माइनस 1 अपॉन h, ठीक है। उसने हमें f-0 इक्वल टू 3 भी दिया है, ठीक है। तो अगर f-0 की वैल्यू उसने हमको 3 दी है तो f-0 फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव के हिसाब से कितना होगा, इट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h और माइनस f0 अपॉन h, और f-0 की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, ठीक है। सो अब f0 प्लस h, है ना, fx प्लस y की तरह ये भी क्या हो जाएगा, fx इंटू एफ वाई हो जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इट इज f0 इंटू एफ एच माइनस f0 अपॉन h बराबर 3। सो f0 हमने बाहर ले लिया सर, सो लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि f0 किसी भी फंक्शन को किसी नंबर पे तो कांस्टेंट वैल्यू होगी ना, वो बाहर ले सकते हैं। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 fh माइनस 1 अपॉन h। बस मेरे को क्या करना है, इस f0 की वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 fh माइनस 1 अपॉन h की वैल्यू 3 है, ठीक है। अब f0 की वैल्यू कितनी होगी, आओ जरा इसके ऊपर भी एक, ठीक है, मेरे पास जुगाड़ है, ठीक है, मेरे पास जुगाड़ है भाई। मेरे को दे रखा था fx प्लस वाई, है ना, इट इज गिवन, गिवन क्या है fx प्लस वाई, मेरे पास fx इंटू एफ वाई है ना, तो मैं fx प्लस 0 करूंगा तो कितना होगा, इट इज fx इंटू f0, और ये हो जाएगा fx एंड दिस राइट साइड में fx इंटू f0। बस यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। मान लो अगर मैं fx इंटू f0 माइनस fx की वैल्यू 0 रखता हूँ तो आप भी कहोगे कि सर fx कॉमन लेने पे f0 माइनस 1 बराबर 0, तो या तो ये 0 या ये 0, अगर ये 0 हुआ तो f0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सो f0 की वैल्यू मैं 1 पुट कर दूंगा तो ये पूरी वैल्यू 3 आ जाएगी मेरे पास। एंड देन आप तो क्या कर सकते हो सर, आप तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, 2 आपके पास है और रेस्ट ऑफ द वैल्यू आपके पास 3 आ गई, ठीक है, 6। तो 6 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, 6 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या, जल्दी जल्दी से बोल दो। कहने को सर 2 नंबर में तो आपने ये 5 नंबर का काम करा दिया। कुछ नहीं हुआ है वैसे, इस क्वेश्चन में हुआ कुछ नहीं है भाई, ये हमने लिखा है, बट वो बात अलग है कि तुम्हारी डेरिवेटिव्स और लिमिट्स को देख के तुम्हारे एकदम खून पसीना हो जाता है तुम्हारा, है ना, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। इतना तो हमने गिवन ही लिखा था, फिर यहाँ पे एक डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाया, इस इक्वेशन पे आए,
बस एफ एच माइनस 1 अपॉन एच की वैल्यू चाहिए थी, वो हमने यहाँ लिखवा दी। एक नंबर का ये पार्ट हो गया, एक नंबर का ये पार्ट हो गया, राइट। बस क्या लगा था 3 नंबर में तो पूछ ही लेते ना, एक नंबर का ये पार्ट भी हो गया। चल भाई 3 नंबर का क्वेश्चन तेरे साथ 2 नंबर में पूछ लिया, बड़ी नाइंसाफ़ी है तेरे साथ। कर ले यार, कर ले भाई। ठीक है बेटा, फटाफट से इसको नोट करेंगे। ठीक है सर, चलिए तो अब डेरिवेटिव पे, अच्छा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन पूछ रखे हैं। अगर आप देखो सो देखो ना भैया, एक नंबर का ये क्वेश्चन, फिर एक नंबर का ये क्वेश्चन 2, फिर 2 और 2 4 और 2 6, राइट। तो अभी तक 6 नंबर का तो पूछ चुके हैं। अब देखो ये 3 नंबर का ये, यानी कि 6 + 3 9 नंबर का तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पूछ रखा है मेरे भाई। तो यानी कि एओडी सिर्फ 5 नंबर का ही पूछा है। ठीक है, कह रहे नहीं बेस स्टूडेंट्स। अब वो कह रहा है कि x पावर y इक्वल टू e पावर x माइनस वाई, प्रूव दैट दिस इज, है ना, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब आप मेरे जो बोर्ड से स्पेशल सेशंस होते हैं किसी भी साल के, उठा के देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। ये दोनों ही क्वेश्चंस मिलेंगे इनफैक्ट, है ना, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से। बड़े पॉपुलर क्वेश्चन है। तो 26 का ए करेंगे, फिर बी करेंगे। ठीक है, सो x पावर y इक्वल टू e पावर x माइनस वाई। अब देखिए फंक्शन पावर फंक्शन है तो लॉग लेंगे। ठीक है, सो टेक लॉग बोथ साइड। तो ये कितना हो जाएगा, इट इज लॉग x पावर y एंड इट इज लॉग e पावर x माइनस वाई। तो पावर तो भाई साहब आगे आ जाती है, x माइनस वाई इट इज लॉग e और इट इज y लॉग x। अब सर जी जरा एक बात समझिए, लॉग बेस में भी तो e है, तो लॉग बेस e टू e कितना हो जाएगा 1, है ना। ये कितना हो जाएगा भैया 1 हो जाएगा। सो यानी कि आपके पास आ जाएगा y लॉग x बराबर x माइनस वाई। ठीक है सर, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा सर, सो u डैश v, ठीक है, प्लस u v डैश बराबर x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, इट इज 1 प्लस लॉग x और ये 1 माइनस वाई बाई एक्स। तो यानी कि इट इज़ कमिंग आउट एज x माइनस वाई अपॉन एक्स। सो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा सर, इट इज़ x माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। अब हमको प्रूव करना है सर, ये कैसे किया जाए सर, कैसे किया जाए। अब देखिए x माइनस वाई की जगह मैं पूरा का पूरा y लॉग x लिख सकता हूँ क्या। सो x माइनस वाई की जगह मैं y लॉग x लिख सकता हूँ, राइट, एंड दिस इज x 1 प्लस लॉग x। ठीक है, x माइनस वाई की जगह मैंने y लॉग x रख दिया। अब सर मेरा अब भी मैच नहीं कर रहा है, तो कैसे मैच करेगा। देखिए ये जो y अपॉन x है इसका वैल्यू चाहिए मुझे। ठीक है, सो इसका वैल्यू भी देखेंगे भैया y अपॉन x का। अब देखिए सर, अगर आपने इस केस में मेरे कहने से y अपॉन एक्स अगर निकालने भी गए आप, तो मान लीजिए अगर आपने y अपॉन एक्स की बात कर रहे हैं तो x से आपने बोथ साइड डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, x से आपने बोथ साइड डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, मान लीजिए आपने बोथ साइड x से डिवाइड कर दिया। सो y अपॉन एक्स लॉग x एंड दिस इज x अपॉन x, तो 1 ही हो जाएगा, माइनस y अपॉन x। ठीक है, सो सर ये दिस इज तो 1 ही हो जाएगा ना, मतलब मैंने कुछ नहीं करा, बोथ साइड x से डिवाइड कर दिया। सो y अपॉन एक्स इधर आएगा, तो y अपॉन एक्स इधर आएगा, तो कॉमन लेंगे तो 1 प्लस लॉग एक्स और बराबर 1, है ना भाई। y अपॉन एक्स उधर आ जाएगा तो y अपॉन एक्स कॉमन लेंगे तो 1 प्लस लॉग एक्स बराबर 1। सो y अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। सो y अपॉन एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, y अपॉन एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। तो यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स, और 1 प्लस लॉग एक्स ऑलरेडी था तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, उसका सर जी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। y अपॉन एक्स की जगह 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स रखेंगे तो 1 प्लस लॉग एक्स ऑलरेडी था, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब जो ये वाला फॉर्मेट है लॉग एक्स वाला फॉर्मेट, वो कुछ भी नहीं है ना, वो कुछ भी इसलिए नहीं है क्योंकि उसका रीज़न है, मैं आपको बता रहा हूँ। 1 प्लस लॉग एक्स को आप कैसे लिख सकते हो बच्चों, इस 1 को लिख सकते हो लॉग बेस ई टू ई। अभी हमने बताया ना आपको लॉग बेस ई टू ई 1 होता है, और दिस इज प्लस लॉग बेस ई टू एक्स, तो लॉग एम प्लस लॉग एन कितना होता है भैया, लॉग एम एन। ठीक है,
इस ई को आप लिखना चाहो लिख दो, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हो। ये log EX हो जाएगा। तो ये जो क्वांटिटी है ना आपकी, इसको आप क्या लिख सकते हो, log EX लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है क्या सर? सो dy/dx आपका यह हो गया है, ठीक है। जल्दी जल्दी से बोल दो सर, वंडरफुल, ठीक है। फटाफट से इसको नोट करिएगा। अच्छा, अब हम इसका बी पार्ट भी करेंगे ना। बी पार्ट तो करने को बनता है, 3 मार्क्स क्वेश्चन है ना, 3 मार्कर क्वेश्चन है। सो बी पार्ट करेंगे, इसको नोट करिए सर, इसको नोट करिए। अब बी पार्ट करने के लिए मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा ना, और नेक्स्ट पेज पे मैंने लिखा भैया x की वैल्यू a थीटा माइनस साइन थीटा है ना, और y की वैल्यू a 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। एंड वो कह रहे हैं कि d2y/dx² निकालो। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है, 26B है बच्चों, ठीक है ना, 26B है। सो d2y/dx² निकालने के लिए सबसे पहले अपने को dy/dx निकालना पड़ेगा। सो dy/dx करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, वो dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा, ये निकालना पड़ेगा हमें। सो dy/d थीटा करेंगे तो a एज इट इज 1 का 0 कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो इट इज 0 प्लस साइन थीटा ना। dx/d थीटा करेंगे तो a एज इट इज थीटा का वैल्यू 1 है ना, थीटा का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज 1 माइनस साइन थीटा का कॉस थीटा। क्लियर है क्या? जल्दी जल्दी से बोल दो सर, वंडरफुल है ना। ओके, अब नेक्स्ट लाइन में, ठीक है, हम इसको ले जाते हैं और नेक्स्ट लाइन में काटा पीटी करते हैं। ए से ए कट गया और ये आ गया हमारे पास साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है सर। साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 गया और साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 गया, तो मेरे पास आ गया भैया कॉट थीटा बाई 2। ये कितना आ गया मेरे पास, कॉट थीटा बाई 2। दिस इज योर dy/dx वैल्यू, ठीक है सर। क्लियर है क्या? अब स्टूडेंट्स मेरे को क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट करना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो जब मैं d2y/dx² करूंगा ना बच्चों, तो यानी कि मैं d/dx ऑफ क्या कर रहा हूं, कॉट थीटा बाई 2 कर रहा हूं। सो अब क्या होगा, देखो कॉट समथिंग का डिफरेंशियल इट इज माइनस कॉसेक स्क्वायर समथिंग इनटू d/dx ऑफ थीटा बाई 2। ये तो मानोगे आप, है ना। और ये थीटा बाई 2 है तो 1/2 बाहर चला जाएगा, आप ऐसे मान लो 1/2 बाहर आ जाएगा। सो मेरे पास अभी आ रहा है माइनस 1/2 कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा, डी थीटा बाई dx क्या है मेरा, डी थीटा बाई dx क्या है मेरा। अब देख, इस चीज को देखो बच्चों, इस चीज को देखो, ये जो क्वांटिटी है ना वो ये है ना। मतलब ये जो डी थीटा बाई dx मेरे को निकालना है बच्चों, क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि ये 1/dx/d थीटा होगा। डी थीटा बाई dx को मुझे निकालना है तो ये 1/dx/d थीटा होगा, यानी कि 1/dx/d थीटा लिख दूं मैं इसको, मैं डी थीटा बाई dx को 1/dx/d थीटा लिख दूं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, मेरे पास ऑलरेडी मेरे पास dx/d थीटा है, कितना है, विच इज a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। इट इज a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है, ठीक है, राइट। और अगर आप कहें कि सर हमें तो वहाँ से नहीं उठाना है, हमें तो वहाँ से नहीं उठाना है, तो हम यहाँ से भी उठा सकते हैं। कहाँ से, ये मैं देखो ना, a को a से काटा था ना आपने, तो मान लो a को a से आप नहीं काट रहे हैं, अभी एज इट इज रहने दे रहे हैं, है ना। मान लेते हैं कि आप a को a से नहीं काटते हैं, अभी काटा पीटी नहीं करते हैं, मान लीजिए आप काटा पीटी अभी नहीं करते हैं। a साइन थीटा को आप लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है, राइट। और
यहाँ पे ए 1 माइनस कॉस थीटा को लिखेंगे आप 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट। मान लो आप अभी काटा पीटी नहीं करते हो, है ना, नेक्स्ट स्टेप में करोगे, तो ये आपका बेसिकली क्या है, ये आपका क्या है, डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी एक्स बाई थीटा की जगह आप, है ना, किसकी वैल्यू रख सकते हो, ये वाला वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। सो डी एक्स बाई डी थीटा की जगह आप क्या रख सकते हो, ये वाला वैल्यू रख सकते हो, 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 2a इंटू 2 4a हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ऊपर जाके कॉस एक्स स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू कॉस एक्स स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि कॉस एक्स पावर 4 थीटा बाई 2। सो एग्जैक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा, जो आपको आंसर दिया हुआ है 26 के बी पार्ट का। वंडरफुल क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा। इसमें सबसे अच्छी बात पता क्या थी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आने के बाद बच्चा जो सबसे बड़ी गलती करता है, बच्चा गलती क्या करता है कि जैसे ही वो d2y ओवर dx स्क्वायर करेगा ना, वो क्या करता है, cot थीटा बाई 2 को बस माइनस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा बाई 2 करके निकल जाएगा, आगे अगले क्वेश्चन पे चला जाएगा, विच इज अ रॉन्ग आंसर। भाई आप माइनस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा बाई 2 करोगे, इनटू इस थीटा बाई 2 का डिफरेंशिएशन भी तो करना पड़ेगा ना आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये काम नहीं करता बच्चा, बच्चा ये भूल जाता है, ये भूल जाता है बच्चा, ये जरूर करना है, ठीक है, जरूर 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 करना है, राइट है क्या सर, जल्दी से जल्दी बताइए, है ना। सो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे आई थिंक क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, आई थिंक सो, यस। नाउ लास्ट इज व्हाट, बुक 1 में एक लास्ट चैप्टर अपना बचता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। सो वो कम मार्क्स का पूछा गया है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ज़्यादा मार्क्स का पूछा हुआ है। सो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे मैं बताता हूँ आपको टोटल कितने क्वेश्चंस हैं। एक तो केस स्टडी है सर, ठीक है, और एक भाई साहब आपका 3 मार्कर क्वेश्चन है, और एक आपके पास 1 मार्कर क्वेश्चन है, ठीक है, 3 ही क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। सो 3 मार्कर है, एक केस स्टडी है, ठीक है, एक 1 मार्कर हो गया, एक केस स्टडी हो गया, और एक 3 मार्कर क्वेश्चन है, 4 3 7 और 1 8। तो भाई इस बार उन्होंने हो इस बार उन्होंने ये 2 चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और एओडी 17 मार्क्स के पूछ लिए हैं। यानी कि इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका इंटीग्रेशन एओआई और डिफरेंशियल इक्वेशन पहले ये 21 मार्क्स का पूछते थे, अब 21 मार्क्स का हटा के इन्होंने 18 मार्क्स का कर दिया है। तो कहने का मतलब बच्चों, ये जो वेटेज को लेके आप पढ़ाई करते हो ना कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, सीबीएसई सिर्फ एक वेटेज मान के चल रही है जो उन्होंने करिकुलम में दिया है कि 1 और 2 मिला के आपका 8 मार्क्स का है, ठीक है ना। कैलकुलस पूरा 35 का है, अब हम किसी भी चैप्टर से कितने भी मार्क्स का पूछ सकते हैं। सो अब ऐसा हो रहा है, तो इसलिए हर चैप्टर इंपॉर्टेंट हो गया। पहले आप ये सोचते थे कि अरे इससे तो कम का आता है, इससे ज़्यादा का आता है, तो वो पास्ट ईयर के ट्रेंड्स काम नहीं करेंगे अब, ठीक है ना। ये साफ साफ इंडिकेशन है सैम्पल पेपर की। तो इसलिए हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर को आप बराबरी से देखिएगा, ठीक है। ओके, एफ एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर कह रहा है, ये दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन किस इंटरवल के अंदर। सो आपने एफ डैश एक्स करा, और विच इज 10 का डिफरेंशियल 0, माइनस एक्स का -1, 2x स्क्वायर का -4x। नाउ दिस इज राइट एफ डैश एक्स, ठीक है। अब इसको अगर हमने इक्वल टू 0 पुट किया तो 4x बराबर -1 है, ठीक है। सो x की वैल्यू -5 1/4। अगर हम रियल नंबर इंटरवल की बात करें तो -1/4 हमने यहाँ रखा, ठीक है। ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये नेगेटिव इन्फिनिटी। अब हमें ये देखना है कि हमारा जो एफ डैश एक्स है, राइट, हमारा जो एफ डैश एक्स है कहाँ पॉजिटिव है और कहाँ नेगेटिव है। सो -1/4 यानी कि -0.25, उसके राइट में कोई भी नंबर, लेट्स से हम लोगों ने 1 ले लिया, सो 1 ले लेंगे तो -1 और -4 नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा एफ डैश एक्स, राइट। और -1/4 के लेफ्ट को कोई नंबर लेते हैं, लेट्स से -1 ले लेते हैं, सो ये पॉजिटिव आ जाएगा एफ डैश एक्स, है ना, ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। सो इसका मतलब इंक्रीजिंग के केस में तो अपने पास क्या होगा, फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो इसका मतलब एक्स विल बिलोंग्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी से -1/4 क्लोज इंटरवल, ठीक है। सो नेगेटिव इन्फिनिटी से -1/4 क्लोज, यानी कि ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। दिस इज अ 1 मार्कर इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम दिस सीबीएसई एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, मतलब मुझे सीबीएसई नहीं बोलना चाहिए बट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है ना,
क्योंकि सीबीएसई और एनसीईआरटी दो डिफरेंट बॉडी है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम दी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पूछा हुआ है, ठीक है। कह रहा है स्फेरिकल बॉल ऑफ द आइस, यानी कि एक स्फेरिकल बॉल है भैया, बर्फ का गोला है, ये मेल्ट कर रहा है इन सच अ वे दैट द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग एट एनी इंस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। सो यानी कि dv बाई dt को हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू KS, राइट। डिक्रीज हो रहा है तो k की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि प्रूव दैट द रेडियस ऑफ इट्स आइस बॉल, है ना, हमको प्रूव क्या करना है बच्चों, हमको प्रूव करना है कि रेडियस ऑफ द आइस बॉल डिक्रीजेस एट द कांस्टेंट रेट, मतलब dr बाई dt हमको कांस्टेंट प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। सो देखिए बच्चों, यहाँ पे तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रख दिया। नाउ अब वॉल्यूम कितना है बच्चों, वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 4/3 पाई कांस्टेंट आर क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r स्क्वायर इंटू dr बाई dt बराबर k इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, 3 से 3 गया और ये 4 पाई आर स्क्वायर, भाई देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, 3 से 3 गया तो ये 4 पाई आर स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर इंटू dr बाई dt बराबर k टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर, विच इज वी कैन कैंसिल, राइट। सो dr बाई dt कम आउट एज कांस्टेंट। अब देखो कहाँ हमें 2 नंबर के क्वेश्चन में कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी उधर, और कहाँ ये 3 नंबर का क्वेश्चन हमें वैसे ही इजीली फ्री फंड में मिल गया, है ना भाई। dr बाई dt को तो कांस्टेंट प्रूव करना है, यही हमें प्रूव करना है, ये कर दिया हमने। सो ऐसा होगा, कहीं कहीं बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कहीं कहीं इजीली नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। सो ऐसा तो होगा पेपर के अंदर। चलिए भैया, अब स्टूडेंट्स ये लास्ट क्वेश्चन है, बेसिकली इट्स अ केस स्टडी क्वेश्चन एंड इट्स अ सुपर इजी केस स्टडी क्वेश्चन। मतलब देखो जिस चैप्टर को लेके आपको सबसे ज़्यादा डर रहता है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग उस चैप्टर में किसी बच्चे को अगर लाइट नॉलेज भी है तो सारे क्वेश्चन कर देगा वो, मतलब हल्की फुल्की नॉलेज, सिंपल बेसिक एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन जो बेसिक वाले हैं, हार्ड वाले भी नहीं, उनको भी अगर कोई बच्चा जानता है तो सारे क्वेश्चन कर देगा। लेकिन बच्चा क्या करता है सर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, क्योंकि हमारे दिमाग में प्रिपरेशन करते समय ये ध्यान रहता ना कि भाई हमको अगर हार्ड चीज़ नहीं आती है तो हमें कुछ नहीं आता। ऐसा नहीं है, किसी भी चीज़ की एक्सपर्टीज लेवल होती है, मॉडरेट लेवल पे भी आपको चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये केस स्टडी 2 है, सिंपल बोल रहे हैं, लेडी कह रहा हूँ। LED bulbs are energy efficient because they use significantly less electricity than the traditional bulbs. While producing the same amount of light, they convert more energy into light rather than heat, reducing waste. Additionally, their long lifespan means fewer replacements, saving resources and money over time. A company manufactures a new type of energy efficient LED bulb. The cost of production and the revenue, देखिए पूरी बकवास देगा वो आपको, लेकिन बीच के अंदर मैथ्स छुपी हुई होगी। और मैथ्स क्या है, कह रहा कंपनी मैन्युफैक्चर न्यू टाइप ऑफ एनर्जी एफिशिएंट LED बल्ब, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड द रेवेन्यू जनरेटेड बाय सेलिंग X बल्ब्स इन एन आर। X बल्ब 1 घंटे में, है ना, बेसिकली वो X बल्ब्स क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं ना। सो कह रहा द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड द रेवेन्यू जनरेटेड बाय सेलिंग X बल्ब्स इन एन आर मॉडल्ड एज। 1 घंटे में उन्होंने कुछ X नंबर ऑफ बल्ब्स बेचे और उन X नंबर ऑफ बल्ब्स का रेवेन्यू कलेक्शन, रेवेन्यू मतलब होता है बच्चों जो सेल्स का कलेक्शन है, जितने पैसे में चीज़ें बिकी हैं, X सामान कितने रुपए में बिका है, दिस इज द सेलिंग प्राइस। इट इज गिविंग अस सेलिंग प्राइस ऑफ X यूनिट्स एंड इट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ X यूनिट्स, है ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ X यूनिट्स, ठीक है, राइट। अब वो क्या कह रहे हैं कि भैया टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट द कंपनी नीड्स टू एनालाइज दिस फंक्शन यूजिंग कैलकुलस यूजिंग गिवन मॉडल्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले उसने पूछा डिराइव द प्रॉफिट फंक्शन। व्हाट विल बी द प्रॉफिट फंक्शन बच्चों, X यूनिट में कितना प्रॉफिट होगा, जितने रुपए में X यूनिट्स बिकेंगी माइनस जितने रुपए में X यूनिट्स की खरीद हो पाई है, RX माइनस CX। सो RX कितना है भैया, इट इज माइनस 0.3x स्क्वायर प्लस 20x और माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है, CX कितना है 0.5x स्क्वायर
एंड माइनस 10x प्लस 150, ठीक है. सो बेसिकली वी विल गेट इट इज माइनस 0.8x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 10x यानी कि 30x और माइनस का 150. सो दिस विल बी योर प्रॉफिट फंक्शन. चेक कर लो. और एक बार उन्होंने प्रॉफिट फंक्शन बनवा लिया आपसे, ठीक है ना. अब इसी प्रॉफिट फंक्शंस के ऊपर काम करवा रहे हैं वो, है ना. क्या काम करवा रहे हैं, कह रहा फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द प्रॉफिट फंक्शन. प्रॉफिट फंक्शन कितना है सर हमारा, इट इज माइनस 0.8x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 30x एंड माइनस 150. सो dp ओवर dx को जीरो रखेंगे, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा, तो माइनस का 1.66 और प्लस 30, राइट. पुटिंग दिस इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 अपॉन 1.6 यानी कि 16, 300/16, 2×16 150. सो 8 ही कम 8 और 7 15 70, 8 9 72, 8 8 64, राइट. और बचा 6, 8 7 56 और 8 5 40, 18.75, ठीक है. सो 18.75 विल बी द क्रिटिकल पॉइंट, है ना. दिस इज योर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट CP, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट. उसके बाद वो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है अभी आपसे, कह रहा है डिटरमाइन वेदर द क्रिटिकल पॉइंट कॉरस्पॉन्ड टू अ मैक्सिमम और अ मिनिमम प्रॉफिट बाय यूजिंग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का इस्तेमाल करके हमें ये पता करना है कि ये क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमम बता रहा है या मिनिमम. सो d2p ओवर dx स्क्वायर, राइट. तो माइनस 1.6x का डेरिवेटिव माइनस 1.6 और प्लस 30 का 0. सो x की वैल्यू 18.75 पे ये लेस देन 0 आ रहा है. सो यानी कि दिस विल बी अ मैक्सिमा. सो क्या कह रहा है भैया आपसे उसने क्या पूछा भैया, determine whether the critical corresponding to a maximum or minimum profit by using the second order derivative. So ये critical point maximum बना रहा है ना, and this is what we have to show कि भैया ये critical point पे अपने को maximum मिल रहा है using the second derivative test. इसका एक second part भी है, कह रहा identify the possible practical value of x that can maximize the profit if the resources available and expenditures on machine allowed to produce minimum 10 but not more than 80 bulbs per hour. Also calculate the maximum profit. So can I identify the possible practical value of x, the number of bulbs that can realistically be produced and sold, that can maximize the profit if the resources available and the expenditure on the machine allows to produce minimum 10 but not more than 18 बल्ब्स. तो देखिए अब ये जो हमारा x है, राइट, वो कह रहे हैं कि भैया मिनिमम 10 होना चाहिए और मैक्सिमम 18. बल्कि हमारा क्रिटिकल पॉइंट कितना आ गया, हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है 18.75. तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है ना कि क्रिटिकल पॉइंट हमारा 18.75 है, राइट, और हमारे पास एंड पॉइंट्स ये दे रखे हैं, ठीक है ना. भैया क्रिटिकल पॉइंट हमारा कितना है, क्रिटिकल पॉइंट हमारा है 18.75, लेकिन वो कह रहा है कि वहाँ तक तो वैल्यू ही नहीं जाएगी. सो अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो मैक्सिमम है या मिनिमा है वो बच्चों या तो हमारे पास एंड पॉइंट्स पे आते हैं या क्रिटिकल पॉइंट पे, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट बियॉन्ड द एंड पॉइंट जा रहा है. तो अब आप बेसिकली क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे और x की वैल्यू 10 लेंगे मिनिमम और मैक्सिमम 18 लेंगे और यहाँ पे प्रॉफिट ऑफ x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है. विच इज़ द प्रॉफिट ऑफ x कितना है अभी हमारे पास, इट इज़ पी एक्स की वैल्यू कितनी है, अगर यहाँ से देख के लिखें तो प्रॉफिट फंक्शन हमारा कितना है, इट इज़ माइनस 0.8x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 150. यही है ना भैया, माइनस 0.8x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 150. हाँ. सो इस फंक्शन की वैल्यू आपको x इक्वल टू 10 पे निकालनी है, तो विच इज़ वेरी इजी. 10 का स्क्वायर इज 100 माइनस 0.8 यानी कि माइनस का 80 हो जाएगा, प्लस x का वैल्यू 10 यानी कि 300 और माइनस 150. तो यानी कि कितना हो जाएगा ये, इट इज़ 300 में से 8 5 13 230 गया, 70 बचा, तो यहाँ पे हम लोग 70 रख देंगे, ठीक है. फिर 18 पे ये वैल्यू निकालना है ना, 18 पे. तो P18 की वैल्यू निकालो, P18 की वैल्यू निकालो और यहाँ रखना, ठीक है. कहाँ रखना है आपको, यहाँ रखना है, ठीक है. और देखना है कि कहाँ पे मैक्सिमम बैठ रहा है, क्योंकि उसने क्या कहा कि भैया ऑल्सो कैलकुलेट द मैक्सिमम प्रॉफिट. तो प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ x भी बतानी है, यानी कि x की वो वैल्यू बतानी है जिस पे मैक्सिमम आ रहा है. सो P18 कितना हो जाएगा भैया, इट इज़ माइनस 0.8, 18 का स्क्वायर होता है 324 प्लस 30 इंटू 18 और माइनस 150.
सो सर 8 चौक 32 का 2 का हासिल को 3, 8 दूनी 16 और 3 19 का 9 का हासिल को 1, 8 24 और 1 25। सो 259.2 प्लस 18 दिया 54, 540 माइनस 150। सो ये कितना हो जाएगा 540 माइनस 150, 250, 400, 409.2 तो 409, तो 409 और 509 यानी कि 130.8 आ जाएगा क्या? सो 130.8, ठीक है। सो यानी कि x इक्वल टू 18 पे अपने को मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। तो यही मैक्सिमम प्रॉफिट है प्रैक्टिकली, है ना, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पे तो ले नहीं सकते। तो यही एट x की वैल्यू 18 पे ही अपने को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। सो यस 130.80 पे अपने को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल गया, राइट है क्या? तो इसी के साथ गाइस हमारा ये खत्म हो जा रहा है सैंपल पेपर का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन बुक 1 से, राइट। बाकी आपका प्यार और आपकी डिमांड बताएगा कि कब हमें बुक 2 का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन लेके आना है सैंपल पेपर का। लव यू ऑल बच्चों, जो भी आपका एक्सपीरियंस है प्लीज शेयर करिएगा, कोई कमी रह गई तो प्लीज बताइएगा, सो दैट मैं अपकमिंग वीडियोस के अंदर सुधार ला सकूं, है ना। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, बाय बाय।